नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यकीनन आपके पैरों तले से जमीन खिसका देगी। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा दोस्तों। कैसे एक महिला ने किस तरीके से अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए क्या कुछ नहीं किया और जिसके परिणाम जो निकला दोस्तों, वो यकीनन आपके होश उड़ा देने वाली कहानी है। तो दोस्तों, आज की कहानी की चलिए हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत राजस्थान के बीकानेर जिले से होती है और वहीं पर एक गाँव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला मनोहर जो था वो उस गांव का सबसे ही अमीर व्यक्ति था और उसके पास अपनी बहुत ही जमीन जायदाद थी और इसके पास एक ईंट का भट्टा भी होता है। मनोहर जो था वो इस ईंट भट्टे से बहुत अच्छे खासे पैसे भी कमा रहा था। तो उसके पास कुल मिलाकर के पैसा और पावर दोनों ही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी इज्जत जो थी वो गांव के व्यक्ति की नजर में बिल्कुल नहीं थी। गांव के ज्यादातर लोग उसकी इज्जत नहीं किया करते थे, लेकिन क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा था, इसकी वजह से पावर भी था और इसी वजह से वो लोगों का नाजायज फायदा उठाया करता था। मनोहर जो था वो हमेशा गांव की खूबसूरत महिलाओं को अपनी ईंट भट्टों पर मेहनत और मजदूरी का काम दिया करता था और जो भी महिला उस वक्त उस व्यक्ति को पसंद आया जा करती थी वो मजबूर महिला को अपने पैसे दे करके अपना वक्त बिता लिया करता था। उसका बस यही काम रह गया था। मनोहर के परिवार में इसके दो बेटे भी होते हैं जो कि गांव के बाहर शहर में हॉस्टल में रह करके अपनी पढ़ाई कर रहे थे और इसके जो दो बच्चे थे वो बहुत ही कम घर पर लौटा करते थे। मनोहर के परिवार में इसकी पत्नी भी होती है दोस्तों, जिसका नाम जो है वो शीतल होता है। शीतल जो थी वो काफी ज्यादा रंग से सांवली थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पति का दिल अपनी पत्नी से भर गया था। मनोहर जो था वो अपनी पत्नी को समय ही नहीं दिया करता था और वो कभी भी अपनी पत्नी से बैठ करके बात तक नहीं करता था, जिसकी वजह से उसकी जो पत्नी थी वो उस घर में रहते हुए भी काफी अकेलापन महसूस करती थी। मनोहर की सारी हरकतों के बारे में भी उसकी पत्नी सारी सच्चाई जानती थी। उसे इस बात के बारे में भी पता था कि जो उसका पति है वो दूसरी औरतों के साथ अपना वक्त बिताता है, लेकिन फिर भी जो शीतल थी वो बहुत ज्यादा मजबूर थी और जो उसका पति था वो पैसों का लेन देन भी सब कुछ अपने ही पास रखता था और जब भी पत्नी को कभी पैसे रुपए की जरूरत पड़ती थी तो फिर पैसे जो है वो पत्नी को अपने पति से मांगने पड़ते थे। लेकिन अब इसी वजह से कहीं ना कहीं शीतल बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी और फिर वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए कोई उपाय सोचने लगती है। अब शीतल किसी ऐसे गैर पुरुष के बारे में सोचती है जो कि उसकी जरूरतों को पूरा कर सके, लेकिन फिर भी शीतल को ऐसा कोई पुरुष अब तक मिल नहीं पाया था। अब इसी तरीके से कुछ दिन का वक्त बीत जाता है दोस्तों और फिर एक ऐसा भी दिन आ जाता है जिसमें एक दिन सुबह के समय में जो ये शीतल होती है उस समय अपने पति के लिए खाना तैयार करती है और इसका जो पति होता है वो खाना खाने के बाद अपने ईंट भट्टे पर काम देखने चला जाता है। जैसे ही उसका पति ईंट भट्टे पर पहुंचता है तो देखता है कि आज वहां पर उसके ईंट भट्टे पर काम तो ज्यादा था लेकिन मजदूर कोई नहीं था, बहुत ही कम थे। और इसके बाद मनोहर ये सोचता है कि यार ईंट भट्टे पर काम ज्यादा है लेकिन मजदूर कैसे कम पड़ गए हैं, तो इससे तो अच्छा यही रहेगा कि गाँव में जाकर के मैं एक दो मजदूर को और लेकर के आऊं। और इस तरीके से मनोहर जो होता है वो अब डायरेक्ट वापस से गांव में लौट करके आता है। पूरे गांव में जाकर के वो मजदूर को तलाशता है, लेकिन फिलहाल तो उसे कोई मजदूर नहीं मिल पाया और अब उसे ऐसा लगता है कि इसे इस बात का भी पता था कि इस गांव में एक विधवा महिला है जिसका नाम जो है वो कविता है और आजकल उस महिला के पास कोई काम धंधा नहीं है। इसके बाद जो मनोहर होता है वो सीधे ही उस महिला कविता के घर के दरवाजे पर चला जाता है और फिर वहां जाकर के उसे आवाज लगाता है। तब आकर के वो महिला घर का दरवाजा खोलती है और फिर जैसे ही मनोहर की नजर उस महिला पर पड़ती है तो उसकी खूबसूरती को देख करके कहीं ना कहीं इसकी जो भावना थी वो अलग ही चेंज हो चुकी थी। मनोहर अपने मन में यही सोचने लग जाता है कि यार ये महिला, ये औरत तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन ये आज तक मेरी नजरों से बची कैसे हुई थी। अब जब ऐसे ऐसे सोच और ख्याल उसके मन में आना शुरू होता है तो उसी समय कविता उससे पूछने लगती है कि हाँ जी साहब, जमींदार साहब आप यहाँ पर कैसे आ गए। तभी मनोहर जो होता है वो बताता है कि देखो कविता, मुझे कहीं से ये पता चला है कि तुम काम ढूंढ रहे हो और तुम्हें काम मिला नहीं है और मुझे भी अपने ईंट भट्टे के लिए दो मजदूर की जरूरत है क्योंकि वहां पर काम बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। अगर तुम वहां पर मेहनत करना चाहती हो, मजदूरी करना चाहती हो तो तुमको आज वहीं पर चलना होगा। तभी कविता जो थी वो इस बात को सुन करके खुश हो जाती है, कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वैसे भी मैं काम धंधा ढूंढ ही रही हूँ और मेरे घर में मेरा देवर भी मेरे ही साथ रहता है, तो हम दोनों ही मिल करके आपके ईंट भट्टे पर मजदूरी कर लेते हैं। अब इस बात से मनोहर काफी ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन फिर भी मनोहर की जो नजरें थी वो इस महिला की खूबसूरती पर कहीं ना कहीं जाकर टिक गई थी। अब इसके बाद जो ये व्यक्ति होता है, मनोहर कहता है कि ठीक है तो फिर तुम लोगों को आज से ही मेरे ईंट भट्टे पर काम करना चलाएगा। तभी कविता कहती है कि देखिए मेरा देवर भी मेरे साथ ही जाएगा
और जो मेरा देवर है विजय, वो 2 मजदूरों के बराबर अकेले काम कर सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनती और ईमानदार लड़का है। तभी मनोहर कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम उसे साथ में लेकर के ही चलिए आन। लेकिन फिर उसी समय जो विजय देवर होता है कहता है कि भाभी आप ऐसा करिए कि आप आज इस जमींदार साहब के साथ ईंट भट्टे पर जाइए और मैं आधे घंटे के बाद वहां पर साइकिल लेकर के वापस पहुंचता हूँ। अब जैसे ही मनोहर इन विजय की सारी बातों को सुनता है तो खुश हो जाता है, और अब मनोहर जो कहता है कि तुम्हारा देवर तो सही बात कह रहा है, तुम मेरे ही साथ चलो, तब तक तुम मेरे मोटरसाइकिल से चलो, मैं तुम्हें जल्दी ही वहां पर लेकर के भी चला जाऊंगा। और अब कविता कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं आपके ही साथ चले चलती हूँ। और इस तरीके से दोस्तों मनोहर और जो कविता होते हैं वो दोनों एक साथ एक ही बाइक पर बैठ करके मनोहर जो है वो अपनी बाइक को चलाना शुरू कर देता है। लेकिन बीच रास्ते में दोस्तों मनोहर जो है वो बाइक चलाते चलते इस महिला को कहीं ना कहीं अजीब तरीके से छूना शुरू कर देता है। और जैसे ही कविता के साथ वो ऐसा बर्ताव करता है तो कहीं ना कहीं कविता भी उसकी बात को समझ जाती है। कविता अपने मन में यही सोचती है कि इस जमींदार के पास तो वैसे भी बहुत अच्छे खासे पैसे हैं, तो क्यों ना कुछ पैसे इसे उधार पर ले लिए जा। और इसके बाद जैसे जैसे मनोहर इस महिला को छूता है तो फिर इस महिला कविता को भी कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो अच्छी लगने लग जाती है, और इसकी ही वजह से मनोहर की हिम्मत और बढ़ जाती है। और मनोहर जो था वो लगातार ही ऐसी हरकतों को करता जा रहा था। लेकिन तभी जो कविता होती है वो कहने लगती है कि देखिए जमींदार साहब, आप तो जानते हैं कि मेरा घर टूटा हुआ है, तो मेरे घर को आप बनवा दीजिए, आपकी इतनी मेहरबानी मेरे लिए बहुत हो जाएगी। तभी मनोहर कहता है कि बिल्कुल मैं तुम्हारे घर को बनवा सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी शर्तों को मानना होगा। अब जैसे ही ऐसी बात कही जाती है तो मीना जो ये कविता होती है कहती है कि मैं आपकी सारी शर्तों को पहले से मानने की तैयार हूँ, चाहे आप कैसी भी शर्त क्यों ना रखें, लेकिन इसके बदले में पहले आपको मेरा घर बनवाना पड़ेगा। मनोहर भी मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर पहले तुम आज रात को मेरे ईंट भट्टे पर आओ और फिर मैं वहां तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। कविता कहती है कि इसमें से कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं आज आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करने के तैयार हूँ, लेकिन हाँ आपको भी मेरे घर बनवाना होगा। अब मनोहर भी अपनी जुबान दे देता है, कहता है कि मैं 2 दिन के अंदर ही अंदर तुम्हारे घर का निर्माण कराना शुरू कर दूंगा। और इस तरीके से कविता जो है वो अब इस जमींदार पर पूरा यकीन कर लेती है। और इसके बाद जो ये मनोहर और जो कविता होते हैं वो दोनों ईंट के भट्टे पर पहुंचते हैं, और जो ये व्यक्ति होता है वो सारे कामकाज के बारे में कविता को बता देता है। और जैसे ही लगभग आधे घंटे का समय गुजर जाता है तो फिर उसका देवर जो होता है विजय, वो भी अपनी साइकिल से उसी ईंट भट्टे पर पहुंच जाता है, और फिर ये दोनों ही लोग मिलकर के अपने कामकाज में लग जाते हैं। जैसे ही शाम के तकरीबन 6 बजते हैं तो फिर विजय जो है वो अपनी भाभी से जाकर के कहता है कि चलिए भाभी अब घर लौट कर चलते हैं, वैसे भी अब हमारे मजदूरी का टाइम पूरा हो चुका है। और इस तरह से विजय जो है वो अपनी भाभी को लेकर के घर वापस लौट जाता है। अब देखते ही देखते रात हो जाती है। रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास कविता अपने देवर के लिए खाना बनाती है, और खाना खाने के बाद उसका देवर जो है वो जल्दी जाकर के सो भी जाता है। रात के अब तकरीबन 10 बजे का समय हो चुका होता है। अब जो विजय की भाभी कविता होती है ये देखती है कि वो उसका देवर अब गहरी नींद में सो चुका है, और उसके बाद कविता दबे पांव अपने घर से बाहर निकलती है और फिर सीधे ही ईंट भट्टे की तरफ चल पड़ती है। थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही कविता ईंट भट्टे पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर जो मनोहर है वो कमरे के अंदर बैठकर शराब का सेवन कर रहा था, और उस वक्त वो काफी ज्यादा नशे में भी आ चुका था। जैसे ही मनोहर की नजरें इस महिला कविता पर पड़ती है तो फिर इसकी खूबसूरती को देख करके काफी कहीं ना कहीं मनोहर काफी ज्यादा खुश हो गया था, और मनोहर यही सोचता है कि आज उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, और होने वाला भी दरअसल यही होता है। अब महिला से ये मनोहर कहता है कि चलो अब जल्दी से जाकर कमरे का दरवाजा बंद करो, और फिर ये महिला जैसा जैसा वो कहता है वैसा वैसा वो करती है, यानी कि कमरे का दरवाजा बंद करती है, और फिर उन दोनों के बीच में दोनों की रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होते हैं। अब दोस्तों ये दोनों जो थे वो कहीं ना कहीं अपनी अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे थे। महिला ये सोच रही थी कि उसका घर बन जाएगा इस वजह से, और मनोहर ये सोच रहा था कि आज उसकी ख्वाहिश पूरी होगी क्योंकि उसे बहुत खूबसूरत महिला मिल गई थी। और जब सारा काम खत्म हो जाता है तो कविता कहती है कि अब तो आपको मेरा घर बनवाना ही पड़ेगा। अभी मनोहर कहता है कि लेकिन अब जब भी मैं तुम्हें यहाँ बुलाऊं पहले तुम्हें आना होगा। तभी कविता भी उससे मुस्कुराते हुए कहती है कि आप इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आज जब भी मुझे आने को कहेंगे मैं आपके कहे बिना भी हाजिर हो जाऊंगी। और इस तरीके से मनोहर जो है वो ये सारा काम करने के बाद इस महिला को अपनी मोटरसाइकिल पर उठाकर इसके गांव में घर पर जाकर के छोड़ आता है। और अब इसी तरीके से जो सिलसिला था दोस्तों ये शुरू हो चुका था। अब मनोहर जो था वो कविता को अपने प्रेम जाल में फंसा चुका था, और अब जब भी उसका मन करता था वो इस महिला को अपने ईंट भट्टे पर रात के समय में बुला लिया करता था, और बदले में इससे पैसे दे करके इसके नया घर का भी निर्माण शुरू करवा दिया था, और अब इस महिला के पैसे देने के बाद अपनी रात को बिता लिया करता था।
लेकिन दोस्तों अब जो मनोहर की पत्नी शीतल होती है, वो कहीं न कहीं बहुत ही बड़ी-बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाली थी। क्योंकि जो ये पति था वो अपनी पत्नी को समय ही नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से शीतल काफ़ी ज़्यादा परेशान और उदास भी रहा करती थी। और इसी तरीके से दोस्तों कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिस दिन सुबह के तकरीबन 9-10 बजे का समय हो रहा था। और जो मनोहर होता है वो अपनी पत्नी शीतल से कहता है कि देखो शीतल, आज हम दोनों ही साथ में ईंट भट्टे पर चलते हैं और वहां पर जितने भी मजदूर हैं आज उन्हें अच्छा सा खाना खिला देते हैं। तभी शीतल कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो मैं अभी ही तुरंत ही सारा खाना बना देती हूँ और फिर जैसे खाना तैयार हो जाएगा तो फिर हम खाने को लेकर के तुरंत ही ईंट भट्टे पर चलेंगे और वो पूरा खाना जो है वो आज मजदूरों को खिलाएंगे। इस तरीके से दोस्तों जो शीतल थी वो अब 2 घंटे के अंदर अंदर ही सारे मजदूरों के लिए खाना तैयार कर देती है। और जैसे ही खाना तैयार होता है तो फिर उसी समय शीतल अपने पति से जाकर के कहती है कि जाइए अब जल्दी से गाड़ी निकाल लीजिए। तो चलिए तुरंत मैं भी खाना पैक कर चुकी हूँ, तो हम लोग ईंट भट्टे पर चलते हैं। और मनोहर भी खुश होकर के अपनी पत्नी से कहता है कि आज तुमने तो वाकई में बहुत अच्छा काम कर दिया है। और इसके बाद मनोहर अपनी गाड़ी निकालता है और फिर अपनी पत्नी को अपनी गाड़ी में बैठाता है और जो सारा खाना बनाया गया था वो भी अब गाड़ी में रख दिया जाता है। और थोड़ी देर के बाद जो मनोहर होता है वो अपनी पत्नी शीतल के साथ उस ईंट भट्टे पर पहुंचता है और इसके बाद शीतल जो है वो ईंट भट्टे पर जितने भी मजदूर काम कर रहे थे उन सभी को वो खाना बांटना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही शीतल खाना बांट रही होती है तो वहीं पर कविता का देवर विजय भी बैठा हुआ था। अब विजय जो था दोस्तों वो 6 फुट का हट्टा कट्टा नौजवान लड़का होता है। और जैसे ही शीतल की नजरें विजय पर जाती हैं तो विजय की खूबसूरती को देखकर, उसकी कद काठी को देखकर शीतल की नीयत में कमी आ जाती है। शीतल अपने मन में यही सोचती है कि यार आज तक ऐसा हट्टा कट्टा स्मार्ट लड़का मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। और इसके बाद जो ये शीतल होती है वो विजय के पास जाती है और फिर उससे उसका नाम पूछती है। विजय अपना नाम बताता है और उससे कहता है कि मैं तो आपके ही गांव में रहता हूँ। इसके बाद जो शीतल होती है वो विजय को खाना देती है और फिर वो लड़का खाना खाना शुरू कर देता है। लेकिन आज शीतल की नजरें जो थी वो कहीं ना कहीं विजय पर टिक चुकी थी। शीतल जो थी वो इस विजय नाम के लड़के के साथ अपना वक्त बिताना चाहती थी। और इसके बाद शीतल अपने पति मनोहर के पास जाती है और फिर उसे जाकर के कहती है कि देखो जो हमारे घर का नौकर है वो तो 1 सप्ताह पहले ही काम छोड़ करके जा चुका है और इसीलिए हमारे घर में एक नौकर की बहुत ज्यादा जरूरत है। और वैसे भी आपके ईंट भट्टे पर जितने मजदूर है वो काफी ज्यादा मेहनत करने वाले हैं, तो इन्हीं मजदूर में से एक मजदूर को आप अपने घर पर भी नौकर के तौर पर रख लीजिए ना। मनोहर जो था वो आज अपनी पत्नी की पहली बार किसी बात को मानता है और फिर मनोहर कहता है कि ठीक है, तुम्हें इनमें से जो भी पसंद है उसी को मैं अपने घर पर ले जाकर नौकरी दे देता हूँ। इसके बाद जो ये शीतल होती है कहती है कि देखो जो सामने लड़का विजय बैठा हुआ है वो काफी ज्यादा ईमानदार और शरीफ लग रहा है, तो आप इसे ही अपने घर पर नौकर रख लीजिए। मनोहर जो है वो उसी समय विजय के पास जाता है और विजय से जाकर के कहता है कि देखो विजय, तुम एक बहुत ही अच्छे और शरीफ लड़के हो, तो तुम ऐसा करो कि तुम आज से यहाँ पर काम करना बंद कर दो और आज से तुम मेरे ही घर की नौकरी करना शुरू कर दो। अब वहीं पर उसकी भाभी भी कविता बैठी होती। ये बात सुनकर कविता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कविता कहती है कि जमींदार साहब, आपने तो बहुत ही अच्छा काम कर दिया। वैसे भी मेरा देवर वाकई में बहुत मेहनती है और आपके घर पर भी वो बहुत ही अच्छे से काम करेगा। और इस तरीके से दोस्तों मनोहर जो है वो इस लड़के विजय को अपने घर के लिए नौकर रख लेता है। अब विजय जो है वो हर रोज सुबह के 8 बजे के आसपास मनोहर के घर पर नौकरी करने के लिए जाया करता था और फिर शाम तक वो काम धंधा करता था। और जैसे ही रात के वापस से 8 बजते थे तो विजय जो है वो अपना काम पूरा करके वापस से अपने घर लौट जाया करता था। लेकिन 10 दिनों के अंदर अंदर ही विजय ने मनोहर और उसकी पत्नी शीतल दोनों का ही दिल जीत लिया था। लेकिन शीतल जो थी वो इस नौकर को किसी और काम के लिए यहाँ पर लेकर के आई थी और जल्दी ही शीतल जो है वो अपने इस काम को अंजाम भी देने की प्लान बना चुकी थी। लेकिन शीतल को फिलहाल तक तो मौका नहीं मिला था और इसी तरीके से अब कई दिनों का वक्त बीत चुका होता है और फिर एक ऐसा भी दिन आता है दोस्तों जिसमें सुबह के तकरीबन 10 बजे का समय हो रहा होता है। और इसी समय जो ये शीतल का पति मनोहर होता है वो पत्नी से कहता है कि देखो शीतल, आज रात को मैं घर पर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि आज मैं ईंट भट्टे पर अपने दोस्तों के साथ बैठ करके पार्टी करने वाला हूँ, तो आज मैं पूरी रात वहीं पर रहूंगा। अब जैसे ही ये बात वो अपनी पत्नी से कहता है तो पत्नी को इस बात के बारे में अब ये पता चल चुका था कि जो उसका पति है वो आजकल कहीं ना कहीं कविता नाम की महिला के साथ अपना वक्त बिताता है। तभी शीतल कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप वहां पर पार्टी करिए और मैं आप घर पर अकेली रहूंगी। अब मनोहर इस बात को सुनते ही भड़क जाता है, कहने लगता है कि तुम्हारा तो दिन भर यही रोना धोना ही लगा रहता है
और कहीं ना कहीं 2-4 बात सुनाने के बाद पति जो है वो अपने घर से मोटरसाइकिल बाहर निकलता है और सीधे अपने ईंट भट्टे पर चला जाता है। लेकिन आज जो ये कभी शीतल थी वो बहुत ही बड़ा कारनामा करने वाली थी। अब होता क्या है कि शीतल अपने नौकर को अपने पास बुलाती है और फिर उसे कहती है कि तुम मेरे पास बैठ जा। विजय जो है वो ठीक वहीं पर बैठता है जहां उसे मालकिन ने कहा था, लेकिन उसी समय शीतल उसे कहती है कि तुम 2 मिनट के लिए यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आती हूँ। और इसके बाद जो शीतल होती है वो अपने घर के बेडरूम में जाती है और बेडरूम के अंदर से वो कुछ पैसे लेकर के आती है और वो सारे पैसे जो है वो सीधे ला करके विजय के हाथ पर रख देती है। और फिर विजय से वो कहती है कि देखो विजय, मैं तुम्हें और भी बहुत सारे पैसे दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो विजय कहता है कि हाँ मालकिन, बोलिए ना, कौन सा काम करना पड़ेगा। इसके बाद जो ये शीतल होती है वो साफ साफ शब्दों में अपने नौकर विजय से कहती है कि देखो आज मेरा पति जो है वो घर पर नहीं आने वाला है, तो पूरी रात जो है वो हम दोनों इस घर के अंदर एक साथ बिता सकते हैं। अब जैसे ही ऐसी बात विजय सुनता है तो फिर तो उसके तो पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और तभी विजय ये कहने लगता है कि मालकिन, आपको पता है कि अगर ये बात माली को पता चल गई तो वो मेरी भी जान ले लेंगे और आपकी भी जान ले लेंगे। लेकिन तभी उसी समय शीतल अपने नौकर से कहने लगती है कि देखो विजय, इस बात के बारे में कभी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कैसे भी करके जो ये शीतल थी वो अपने नौकर को अपने काम के लिए मनाने में तैयार हो जाती है, मनाने में कामयाब हो जाती है। और इस तरीके से जैसे ही अब रात के 8 बजते हैं तभी विजय कहता है कि मालकिन, अब मैं अभी फिलहाल तो अपने घर पर जा रहा हूँ। लेकिन तभी उसी समय शीतल जो है वो इस विजय का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि आज रात को तुम्हें यहीं बिताना है, तो तुम कहीं मत जाओ। और आखिरकार विजय मजबूर होकर के अपने उसके कमरे में जाता है और फिर जो ये मालकिन होती है वो भी अपने घर का दरवाजा बंद करती है। और इसके बाद शीतल जो है वो सीधे अपने पति मनोहर से फोन करती है और उससे पूछती है कि तुमने कुछ खाया पिया है कि नहीं। तभी उसका पति उससे कहता है कि देखो, मैंने खाना वगैरह खा लिया और इस समय मैं अपने दोस्तों के ही साथ बैठा हूँ। लेकिन मनोहर अपनी पत्नी से तभी कहता है कि लेकिन मैं आऊंगा तो कल सुबह को ही। और इस तरीके से अब कहीं ना कहीं जाकर के शीतल का मन शांत हो चुका था और फिर वो अपने नौकर का हाथ पकड़ करके उसे अपने कमरे के अंदर ले जाती है और फिर कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। इसके बाद जो ये विजय नौकर होता है और जो ये मालकिन होती है, इन दोनों की आपसी रजामंदी से दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होते हैं। ये दोनों ही मिल करके अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करने में लग जाते हैं और ये लोग तब तक इस काम को भी अंजाम देते हैं जब तक इन दोनों की ही इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। और फिर जैसे इन दोनों का ये सारा काम पूरा होता है तो फिर जो शीतल होती है वो इसी समय अपने नौकर से कहती है कि देखो विजय, अब जब भी तुम्हारा मालिक घर पर नहीं होगा तो हम लोग ऐसे ही अपना वक्त बिता लिया करेंगे। आज कहीं ना कहीं विजय भी खुश होकर के अपनी मालकिन से कहता है कि मालकिन, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि विजय को इसके बदले में पैसे भी मिल रहे थे और साथ ही साथ वो मालकिन भी उसके साथ समय बिता रही थी। और जैसे इनका ये सारा काम खत्म हुआ तभी जो शीतल होती है वो कहती है कि देखो विजय, अब तुम अपने घर पर जा सकते हो। और इस तरीके से रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास वो नौकर जो है वो इसके घर से बाहर निकल करके अपने घर पर जाता है। अब तो जब भी विजय का मन करता था वो अपनी इस मालकिन के पास चला जाया करता था और मालकिन भी अपने नौकर को कुछ पैसे देती थी और फिर इसके बाद वो अपना वक्त बिता लिया करती थी। कई दिनों का वक्त ऐसे ही बीत जाता है, ये सिलसिला यूं ही चलते रह जाता है और फिर आखिरकार एक ऐसा भी दिन आ जाए दोस्तों जिसमें एक दिन सुबह का समय हो रहा था और जो शीतल का पति मनोहर होता है ये देखता है कि आजकल उसकी पत्नी बेहद ज्यादा खुश थी। लेकिन मनोहर ये नहीं जानता था कि उसकी पत्नी की जरूरतें जो है वो उसकी नौकर ही पूरी कर रहा है। लेकिन फिर भी मनोहर को कहीं ना कहीं अपने पत्नी पर शक होना शुरू हो चुका था। लेकिन मनोहर जो था उसे इस बात के बारे में बिल्कुल भनक तक नहीं थी कि दरअसल उसकी पत्नी खुश क्यों है। और इसी तरह से जो मनोहर होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, आज मैं ईंट के भट्टों पर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे आज वहां पर बहुत जरूरी काम है, तो ऐसा हो सकता है कि मैं आज रात को भी घर पर ना आ सकूं। अब जैसे ही शीतल अपने पति के मुंह से ऐसी बातों को सुनती है तो वो तो खुश होनी ही थी, क्योंकि जो शीतल थी वो जो कुछ करना चाहती थी वो आज खुल करके कर सकती थी। और इस तरीके से पूरा दिन गुजर जाता है, शाम का भी समय हो जाता है और जो ये विजय होता है वो सीधे ही अपनी मालकिन के पास जाता है और जाकर के कहता है कि मालकिन, दरअसल मुझे आज 5,000 रुपए की जरूरत है, क्योंकि मुझे एक दोस्त से मैंने कर्ज लिया था तो मुझे उसको वापस करना है। अब इसके बाद जो शीतल होती है वो अपने नौकर को वो सारे पैसे ला करके दे देती है और फिर विजय कहता है कि मालकिन, मुझे 2 घंटे की एक्स्ट्रा छुट्टी भी चाहिए, मैं रात के वापस से 8-9 बजे के तकरीबन में वापस आ जाऊंगा। और तभी शीतल कहती है कि आज रात भी तुम्हारा जो मालिक है वो घर पर नहीं आने वाला है, तो तुम याद करके टाइम पर पहुंच जाना, तो बिल्कुल भी इसमें देरी मत करना। और अगर आज तुम नहीं आओगे तो समझ जाना कि मुझे तुमसे फिर मैं तुम्हारे साथ क्या बिहेव करूंगी। नौकर भी कहता है कि मालकिन, अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। और इसके बाद विजय जो है वो पैसे लेकर के अपने 2 दोस्तों के पास जाता है और जो ये दोनों दोस्त होते हैं दोस्तों, उनसे जाकर के मिलता है
अब जो ये लड़के होते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं उसके दोस्त भी महिलाओं में रुचि करा करते थे और दिन भर दोनों नशा ही किया करते थे और विजय भी उनके ही साथ बैठ करके नशा किया करता था। और आज विजय जैसे अपने इन दोस्तों के पास जाता है तो उनके दोस्त कहने लगते हैं कि क्या बात है विजय, आज तो तू बहुत दिनों के बाद हमारे पास आया है, तो चल एक बैठ करके छोटी सी पार्टी करते हैं। और विजय भी इस चीज के लिए मान जाता है। विजय कहता है कि देख, आज मैं 5,000 रुपए भी लेकर आया, तो आज जम करके पार्टी करेंगे, बियर पियेंगे। और इस तरीके से अब उसके दोनों दोस्त और साथ में ये दोस्त विजय जो है वो शराब के ठेके पर पहुंच जाते हैं। वहां से कई तरह के शराब यानी कि बियर खरीदते हैं और फिर ये तीनों ही जो है वो नदी किनारे बैठ करके बियर का सेवन करना शुरू कर देते हैं। और जब इन दोनों को नशा हो जाता है और विजय को भी नशा हो जाता है, तो फिर इसके बाद वो अपनी प्रेम कहानी सुनाना शुरू कर देता है। और विजय अपने दोनों दोस्तों को बता देता है कि तुम्हें पता है कि आजकल मैं अपनी मालकिन के ही साथ अपना वक्त बिता रहा हूँ। अब जैसे ही ये दोनों दोस्त उसके ऐसे बात सुनते हैं तो कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तू तो अपनी मालकिन के ही साथ अपना वक्त बिता ले रहा है, लेकिन हमें भी तो कुछ मौका मिलना चाहिए। अब जैसे ये बात विजय सुनता है तो विजय कहता है कि देखो, मेरी मालकिन ऐसी वैसी नहीं है, वो हर किसी के साथ अपना वक्त नहीं बिता सकती है। अब जैसे ही इन तीनों दोस्तों के बीच में ये सारी बात चल ही रही होती है, तो उसी समय जो विजय होता है उसके पास एक फोन आता है और ये फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी मालकिन शीतल होती है। अब शीतल जो है वो विजय से कहते हैं कि विजय, तुम रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास ही मेरे घर पर आना और तब जाकर के हम अपना वक्त वहीं पे बिताएंगे। अब इस बात से विजय भी बहुत खुश हो जाता है। विजय फोन पर भी कहता है कि मालकिन आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं आज रात के 9:30-10 बजे से पहले ही आ जाऊंगा, लेकिन फिलहाल तो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ करके पार्टी कर रहा हूँ। अब जैसे ही मालकिन शीतल विजय की इन सारी बातों को सुनती है तो कहती है कि तुम ऐसा करो कि तू आज अपने दोनों दोस्तों को भी लेकर के घर पर आ जाना, और वैसे भी पति तो यहाँ पर है नहीं, तो उनका शराब बहुत सारा रखा हुआ है, तो तुम्हारे दोस्त यहाँ पर भी आकर के पार्टी कर सकते हैं। और इस तरीके से विजय बहुत खुश हो जाता है और विजय जो है वो अपने दोनों दोस्तों से कहता है कि आज तो मेरी मालकिन ने तुम दोनों को भी साथ में ही घर पर बुलाया है और मेरी मालकिन तुम्हें अपने घर पर ही पार्टी देना चाहती है। ये बात सुनकर उसके दोनों दोस्त भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। और इसके बाद रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास विजय जो है वो अपने दोनों दोस्तों को लेकर अपनी मालकिन शीतल के घर पर पहुंच जाता है। घर का दरवाजा जाकर के खटखटाता है, शीतल आकर के घर का दरवाजा खोलती है और इस तरह से ये तीनों जो है वो घर के अंदर चले आते हैं। शीतल जो है वो उसी समय उनके विजय के दोनों दोस्तों के लिए अपने पति के रखी हुई शराब लेकर के आती है और फिर दोनों ही दोस्त जो है वो घर के ही अंदर बैठ करके शराब पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ये शीतल होती है वो विजय को लेकर के अपने बेडरूम के अंदर चली जाती है। और फिर इसके बाद जो विजय होता है और जो ये नौकर विजय और जो मालकिन होती है, इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होते हैं। अब जैसे इन दोनों के बीच में सारा कुछ हो रहा होता है तो फिर उसी समय घर के दरवाजे पर शीतल का जो पति मनोहर होता है वो भी पहुंच जाता है। अब मनोहर को अपनी पत्नी पर यकीन नहीं रह गया था और इसीलिए वो जानबूझ करके रात के समय में अपने घर पर पहुंच जाता है। मनोहर अपनी पत्नी को लगातार आवाज दे रहा था, लेकिन घर का दरवाजा ये दोनों दोस्त जाकर के खोलते हैं। अब जैसे ही मनोहर इन दोनों लड़कों को अपने घर पर देखता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और फिर मनोहर जो है वो उसी समय उन दोनों लड़कों को गालियां देना शुरू कर देता है। लेकिन दोनों ही लड़के नौजवान थे तो उस व्यक्ति को वो धक्का देकर के उसके घर से तो चले जाते हैं। अब इसके बाद मनोहर जो है वो अपने घर के अंदर प्रवेश करता है और जैसे ही वो बेडरूम में जाता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। मनोहर ये देखता है कि जो उसकी पत्नी शीतल है वो अपने ही नौकर विजय के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाई जाती है और इन दोनों को इस स्थिति में देख करके मनोहर का गुस्सा जो था वो 7वें आसमान पर चला गया था। मनोहर जो है वो इन दोनों को गालियां देना शुरू कर देता है और फिर वो उसी समय तुरंत ही अपने घर में हथियार ढूंढने लगता है। अब उसके ही घर में उस वक्त कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी और उसी समय वो उस कुल्हाड़ी को उठा करके कमरे के अंदर जाता है और जो ये मनोहर होता है वो सबसे पहले अपने नौकर के सिर में उस कुल्हाड़ी से वार करता है। अब जैसे ही ये कुल्हाड़ी से वार किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो पत्नी होती है वो चिल्लाना शुरू कर देती है और ये चीखने चिल्लाने की आवाज जो थी वो आस पड़ोस में भी चली गई थी। लेकिन मनोहर जो था वो उस समय अपने नौकर की जान तक ले चुका होता है। मनोहर फिर भी नहीं रुका था बल्कि वो अपनी पत्नी पर भी उस चीज से वार कर देता है और इसके बाद मनोहर जो है वो अपनी पत्नी के सिर पर उस कुल्हाड़ी से कई बार वार करता है। कितना बेरहमी से वो वार करता है और जब तक वहां पर आस पड़ोस के लोग पहुंचते तो देखते हैं कि मनोहर ने 2 लोगों की जान ले ली थी। अब एक जो लाश थी वो तो नौकर की ही थी और एक लाश जो थी वो उसकी पत्नी शीतल की थी और उन्हीं पड़ोसी में से एक पड़ोसी जो होता है वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कर देता है और तकरीबन 1 घंटे के अंदर वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस देखती है कि घर के अंदर 2 लाश पड़ी थी। अब पुलिस को भी जो आस पड़ोस के लोग थे वो सारे बता देते हैं कि एक इसकी पत्नी और एक इसका नौकर है
और इसके बाद पुलिस जो है वो पंचनामा करने के बाद दोनों के ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और मौके पर से ही मनोहर को भी गिरफ्तार किया जाता है। और मनोहर को गिरफ्तार करने के बाद उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है और जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो मनोहर जो है वो ये बताता है कि उसकी पत्नी जो है वो गलत रास्ते पर चल पड़ी थी और वो घर के ही नौकर के साथ गलत रिश्ते में थी और बस इसी वजह से मैंने उन दोनों की जान ले ली है। अब इसके बाद दोस्तों जो पुलिस होती है वो इस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर चुकी है और अब इसे क्या सजा मिलेगी दोस्तों वो तो भविष्य में ही पता चलेगी। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम में मनोहर ने अपनी पत्नी और नौकर के साथ जो कुछ भी किया था क्या वो सही था या गलत था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे नजरिए से तो बिल्कुल ही मनोहर ने गलत किया था। मनोहर को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था। मनोहर चाहता तो वो अपनी पत्नी को छोड़ सकता था, पत्नी से तलाक ले सकता था। आज उसने खुद जो काम करता था अगर उसकी पत्नी आज उसे करते हुए दिख गई तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो खुद भी तो वही काम करता था तो क्यों ना वो पत्नी को एक बार समझा सकता था, उसे एक मौका भी दे सकता था। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उल्टा उसने ही अपनी जिंदगी खराब कर ली और अपनी पत्नी तक की जान ली। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे? आपके नजरिए से मनोहर को क्या करना चाहिए था? क्या उसने जो किया वो ही करना चाहिए था या फिर उसे कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, न ही किसी के दिल को आहत करना। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। फिर मिलूंगी कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का